वेलकम बैक फ्रेंड्स। गुड मॉर्निंग। जो अगला टॉपिक है इस वीडियो में हम लोग मुस्लिम विधि के विकास का जो चतुर्थ काल है, जो 3 हिजरी संवत से लेके और 1600 हिजरी संवत तक है। ओके, तो अंग्रेजों के आगमन से पूर्व भारत की न्याय व्यवस्था में इसके पहले वाले कुछ वीडियोस थे जिसमें भारतीय प्राचीन न्याय व्यवस्था और कुछ वीडियोज में हमने मुस्लिम विधि प्रणाली के बारे में व्याख्या करने का काम किया। इस वीडियो में जो चतुर्थ काल है उसको लेके व्याख्या की जाएगी। तो आइए देखते हैं। भारत में मुस्लिम विधि का जो प्रचार था वह तुर्क, मुगल और सूफी संतों के द्वारा किया गया। वैसे तो तुर्कों और मुगलों के द्वारा भी भारत में मुस्लिम इस्लाम धर्म का प्रचार किया गया, लेकिन जो भारत में इस्लाम धर्म के प्रचार का जो सबसे महत्वपूर्ण योगदान रहा वह सूफी संतों का रहा, जिसमें बहुत से सूफी संप्रदाय थे, जैसे चिश्ती संप्रदाय, सोहरावर्दी संप्रदाय। ओके, तो ऐसे करके बहुत से सूफी संप्रदाय थे जिन्होंने भारत में इस्लाम धर्म या मुस्लिम धर्म का प्रचार करने का काम किया। तो इसमें भारत में सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमण 712 में हुआ था, सिंध पे हुआ था। सिंध में राजा दाहिर का शासन था। उस समय जो बगदाद का खलीफा हज्जाज था उसने मोहम्मद बिन कासिम को भेजा था भारत पे आक्रमण करने के लिए, क्योंकि अरब सागर में हज्जाज की कुछ जहाजों को समुद्री डाकुओं ने लूट लिया था। बाद में हज्जाज ने सिंध के शासक राजा दाहिर से इन डाकुओं के खिलाफ कार्रवाई करने की अपील की थी, लेकिन दाहिर के इनकार करने पे हज्जाज ने क्या किया, मोहम्मद बिन कासिम को भारत पे आक्रमण करने के लिए भेजा, जिसमें सिंध के राजा की पराजय हुई थी। तो 712 में उसके पश्चात जो आक्रमण हुए वह 1000 ईस्वी से पहले भी हुआ था। 972 के आसपास से महमूद गजनवी ने मेन उसका जो आक्रमण स्टार्ट हुआ वह 1000 ईस्वी से महमूद गजनवी का आक्रमण हुआ, खास करके मुल्तान, लाहौर और पेशावर के एरिया में। तो उसके द्वारा किया गया जो हनफी शाखा का अनुयायी था, क्योंकि इस समय देखा जाए तो अरब एरिया थे, मुस्लिम कंट्री थे जहाँ पे इस्लाम धर्म का विकास हुआ था। वहाँ पे जो और अभी हम लोगों ने जो 4 शाखाएं पढ़ी उनमें जो मुख्य शाखा है वह हनफी शाखा है। अदर जो दूसरी शाखाएं थी वह अपने डिक्लाइन स्टेज में थी। हनफी शाखा उस समय वेस्ट एशिया और सेंट्रल एशिया में फेमस था। तो महमूद गजनवी ने क्या किया, भारत में हनफी शाखा के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया। और अन्य आक्रमणों के समय तक सफी और जो हनबली मत थे या जो दूसरे मत थे वह समाप्त हो चुके थे। तब भारत में प्रमुखतया हनफी मत का ही प्रचार हुआ। भारत में शासन करने वाले अधिकांशतः जो शासक थे, चाहे वह तुर्क काल के हो या मुगल काल के हो, अधिकांशतः वह सुन्नी संप्रदाय, इस्लाम धर्म के सुन्नी संप्रदाय से रिलेटेड थे। शिया संप्रदाय कुछ, जिसमें अवध का जो नवाब था उसने शिया संप्रदाय को प्रमोट करने का काम किया था। इसने क्या किया था, जो शिया संप्रदाय इस्लाम धर्म में उसको संरक्षण देने का काम किया। वैसे अधिकांशतः अगर देखा जाए तो भारत में जो सुन्नी धर्मावलंबी थे, जितने जो मुस्लिम शासक थे वो सुन्नी धर्मावलंबी को ही अडॉप्ट करते थे। अब देखिए अगला है भारत में प्रचलित मुस्लिम विधि व्यवस्था की रूपरेखा। भारत में जो मुस्लिम विधि व्यवस्था प्रचलित थी उसका स्ट्रक्चर कैसा था, उसका रूपरेखा कैसा था। तो इसमें देखिए, जो चाहे अगर संतलत काल हो, मुगल काल हो, यानी जो मेडिवल हिस्ट्री रहा, जितने मुस्लिम शासक रहे उनमें से अधिकांशतः ने क्या किया, इन्हीं जो मुस्लिम विधि व्यवस्था यानी कि जो उनका मेन बेस था, जिसमें कुरान थे, कुरान के साथ साथ मोहम्मद साहब के द्वारा दो दिए गए उपदेश जो हदीस में संकलित हैं उनका प्रयोग किया गया, और साथ ही साथ बाद में चल के जो शरीयत लिखने का काम किया गया उसको फॉलो करने का काम किया। और समय समय पे शासकों ने क्या किया, कुछ परिवर्तनों के साथ, लेकिन मेन जो जोर दिया गया, जो भी
विचारधाराएं थी, जो हनफी विचारधारा हो गया, सफ़ी विचारधारा, हनबली, इन्होंने मेन जो इस्लामिक रूढ़िवादी व्यवस्था थी उस पे ही फोर्स किया कि इसी को लागू करने का काम किया जाए। भले ही से कुछ शासकों ने क्या किया अपने हिसाब से कुछ चेंजिंग के साथ, लेकिन उनका मेन फोकस यही रहता था कि जो मेन इस्लाम की जो कॉन्सेप्ट है उसको लागू किया जाए। तो मुस्लिम वित्त व्यवस्था की रूपरेखा में जो बादशाह होता था, शासक, वही नंबर 1 पे होता था। शासक जो रूलर्स होता था वो हेड होता था। उसके बाद दीवानी, बादशाह के बाद दीवानी और निजामत, दो थे पद। दीवानी जो होता था यह मालगुजारी, जो दीवान होता था यह मालगुजारी की वसूली करता था, और साथ ही साथ जो दीवानी मुकदमे होते थे, जो जमीन जायदाद से संबंधित मुकदमे होते थे, उनको भी सॉल्व करने की कोशिश करता था, यानी सॉल्व करता था। साथ ही साथ इसमें अगर मुस्लिम धर्म से रिलेटेड, मुस्लिम मतावलंबियों से रिलेटेड होता था तो वह उसमें इस्लाम धर्म के विधि विधान को अप्लाई करने का काम किया जाता था। फिर निजामत जो होती थी, निजाम होता था जो फौजदारी व्यवस्था यानी जो क्रिमिनल कोड को देखने का काम करता था, और यह सिविल कोड को देखने का काम करता था, सिविल मैटर, यानी कि जो आपराधिक मामले होते थे उनको निपटाने का काम निजाम के पास होता था। इनके नीचे जो पद होता था नायब निजाम का होता था, ये भी इसी से संबंधित व्यवस्था को देखने का काम करते थे। फिर इनसे नीचे जो होता था दरोगा हो गए, फौजदार हो गए, कोतवाल हो गए। कोतवाल जो वैसे कुछ बड़े शहर हुआ करते थे वहां पे कोतवाल की नियुक्ति की जाती थी, जो उस शहरी क्षेत्र में शांति और व्यवस्था स्थापित रखने का काम करता था, उसकी जिम्मेदारी होती थी। एक पद था मुहतसिब का, यह बहुत ही महत्वपूर्ण पद था। मुहतसिब क्या करता था, यह स्पेशली आचरण से संबंधित मामले को देखने का काम करता था, जिसमें शराबखोरी हो गया, नशीले पदार्थों का अवैध व्यापार, उनका सेवन हो गया, फिर नाप तोल संबंधी जो विवाद होते थे, कम तोलना, तो इन सब से रिलेटेड जो कार्य होते थे वह मुहस्सिब देखने का काम करता था। ये मोटा एक स्ट्रक्चर है। ओके, अगर हम इसको और टिपली से पढ़ेंगे तो काफी अंदर जाना पड़ेगा। तो अभी मेन जो एग्जाम के दृष्टिकोण से, आपके कंपटीशन एग्जाम यानी जो प्रतियोगी परीक्षा है उनके दृष्टिकोण से यही काफी महत्वपूर्ण है। तो आपका जो निजामत में था ये आपका रहा। फिर उसके बाद देखा जाए दीवान के नीचे नायब दीवान हुआ करता था। ये क्या होता था, ये भी दीवानी से संबंधित वैसे मामलों को देखने का काम करता था, दीवान की हेल्प करता था। फिर नायब दीवान के नीचे जो क्षेत्र थे इनको जमींदारी व्यवस्था के तहत रखा गया था, जिन्हें अलग अलग जमींदारों को उनके क्षेत्रों में सौंप दिया गया था, उनका एरिया फिक्स कर दिया गया था। और ये जमींदार क्या करते थे, काफी पावरफुल हुआ करते थे, और यह दीवानी और निजामत से संबंधित यानी कि सिविल और क्रिमिनल मैटर्स अपने क्षेत्र का दोनों देखने का काम करते थे। ओके, फिर उनके नीचे जो था वह एक कानूनगो हुआ करता था, दीवानी मामलों के मैटर्स में संबंध में ये क्या करता था, लगान संबंधित विवादों का निपटारा करने का काम करते थे। क्योंकि जो मुगल शासक या सल्तनत जो भी शासक होते थे उनकी आय का, उस राज्य की, साम्राज्य की आय का जो मुख्य स्रोत हुआ करता था वह भूमि लगान व्यवस्था हुआ करती थी, जो जमीन पे टैक्स, लैंड रेवेन्यू टैक्स लगते थे। तो कानून को क्या करता था, लगान संबंधी विवादों का निपटारा करने की कोशिश करता था। और जितने मैटर्स होते थे इनका अगर जो अंतिम रूप से निर्णय हुआ करते थे वह बादशाह की अदालत यानी कि रूलर जो मेन शासक था उसकी अदालत में हुआ करते थे। अगर कोई मैटर ऐसा फंस जाता था तो वह बादशाह के पास जाता था। अब देखिए इसमें न्याय विभाग जो था, न्याय विभाग का कार्य काजी करते थे, मुफ्ती होते थे, और मुफ्तियों के साथ साथ मौलवियों द्वारा संपादित किया जाता था। और मौलवी जो होते थे स्पेशल ये मुस्लिम धार्मिक व्यवस्था से संबंधित, मुस्लिम जो धार्मिक विवाद थे, मैटर्स थे, उनको सॉल्व करने की कोशिश करते थे। देखिए मुस्लिमों के धार्मिक मामले निपटाने के लिए न्याय व्यवस्था में मौलवियों की नियुक्ति की गई थी या मौलवियों की व्यवस्था की गई। जो मौलवी होते थे मुख्यतः वैसे मैटर्स देखने का। तो
वैसे तो जितने भी ये मैटर्स थे सब पब्लिक सार्वजनिक जीवन से संबंधित होते थे, यानी गवर्नमेंट से संबंधित होते थे। लेकिन कुछ ऐसे मैटर्स थे जो मुस्लिम विधि व्यवस्था के पर्सनल मैटर्स से वाकिफ थे, जैसे उनके शादी हो गए, विवाह हो गए, उनकी रीति रिवाज परंपराएं जो पर्सनल लाइफ में अडॉप्ट करते थे, उनके लिए जो मेन मुस्लिम विधि थी उसको ही फॉलो किया जाता था। और इसमें कुछ चेंजिंग के साथ उस देश की परिस्थितियों के हिसाब से उसको अपनाने का काम किया जाता था। तो अब देखिए, जो अगर हम निजामत के मैटर में देखें तो मुगल या जो सल्तनत इस्लामिक विधि व्यवस्था में जो अपराधों की श्रेणियां थी, स्पेशली भारत की बात कर रहे हैं, वह 3 श्रेणियां थी। इसमें एक किसा होता था। ओके, किसा में हत्या, रक्तपात और शारीरिक अपराध से संबंधित मामले आते थे। ओके, ये भी क्या होते थे, निजामत से रिलेटेड होते थे। अगर किसी की आप हत्या कर दिए, रक्तपात, खून खराबा हो गया, शारीरिक किसी को यातना दी, तो उनके लिए क्या था, अलग अलग कानून, उसके लिए कानून व्यवस्था अलग हुआ करती थी। फिर जो दूसरा था जिसे हड्ड कहा जाता था, यह इसमें चोरी कोई करता है, डकैती करता है, जारता करता है, तो इन सब के लिए अलग कानून हुआ करते थे। ओके, अलग अलग सजाएं हुआ करती थी। लेकिन अगर मेन देखा जाए तो मुस्लिम धर्म में जो सजा का यानी दंड का प्रावधान था वो मेन क्या था, प्रतिशोध पे आधारित। ओके, अगर अगले का आपने हत्या कर दी तो उससे संबंधित उसकी भी ऐसी थी कि हत्या करवा दी जाती थी, उसका गर्दन कलम कर दिया जाता था। तो ऐसे तरह तरह के जो अपराध करते थे उनसे संबंधित दंड के प्रावधान क्या थे, प्रतिशोध पे आधारित थे। तीसरा है ताजीर, यानी कि इन सब किसा और हड्ड के अलावा जितने भी अपराध होते थे वह क्या होते थे, यानी कि अन्य सभी श्रेणियों के जो अपराध थे वह ताजीर में आते थे। ठीक है, तो वह क्या आते थे, ताजीर में आते थे। और ताजीर के तहत भी क्या थी, अलग अलग दंड व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। ताजीर के तहत अलग अलग दंड व्यवस्था का प्रावधान किया गया था। बाद में चल के मुस्लिम न्याय व्यवस्था की प्रशंसा ब्रिटिश काल में भी की गई। ओके, जो भी ब्रिटिशर्स या फ्रांसीसी या जो भी जितने भी विदेशी यात्री आए इस समय, चाहे वह फ्रांसीसी ट्रेवलियर हो या और भी विदेशी यात्री हो जो मुगल काल में आए थे, चाहे वह पनुची हो या और भी ऐसे विदेशी यात्री रहे जो यूरोपीय यात्री थे। अधिकांशतः यूरोपीय यात्री मुगल काल में क्या है, भारत आए। उन्होंने कुछ स्थानों पे जो देखा मुस्लिम न्याय व्यवस्था की, खास करके जो मुस्लिम न्याय व्यवस्था फेवरेबल नहीं थी, यानी कि अनफेवरेबल थी, जो मेन न्याय पे आधारित थी, उसका सपोर्ट करने का काम इन लोगों के द्वारा किया गया था। इसमें फ्रांसीसी यात्री जो ट्रेवेनियर था, इसने अपनी भारत यात्रा में मुगल न्याय व्यवस्था की प्रशंसा करते हुए लिखा है, इसने लिखा है कि अपराधियों को बंदी बना के रखने की प्रथा नहीं थी। ट्रेवेनियर ये कहता है कि मुगल काल में अपराधियों को बंदी बना के जेल में डाला नहीं जाता था, उनका बहुत जल्दी से जल्दी निपटारा कर दिया जाता था। यानी कि जो भी उनके लिए दंड होता था, दंड का प्रावधान, सुनवाई बहुत जल्दी होती थी। ओके, इसी तरह अगर हम देखें तो कराधान के लिए साक्ष्य, जो संपत्ति हस्तांतरण था, दंड था, न्याय व्यवस्था थी, इनसे संबंधित अलग अलग न्याय थे। बट अगर मुस्लिम विधि में देखा जाए तो जो वैयक्तिक विधि के रूप में आज भी प्रचलित है, इसमें भारतीय मुस्लिम परिवारों के पारिवारिक संबंध हो गए, विवाह, संरक्षण, भरण पोषण, संपत्ति का बंटवारा, ये सब जो मैटर्स थे ये उनके अपने धार्मिक विधि विधानों के अनुसार चलाए जाते थे, जो मेन मुस्लिम विधि थी। तो शासकों ने क्या किया था, जो वैसे सार्वजनिक जीवन से संबंधित मैटर थे, गवर्नमेंट से रिलेटेड मैटर थे, उसमें कुछ क्या किया, उन्होंने धर्म से रिलेटेड अलग कानून बनाने का काम किया, जो सबके, चाहे वह हिंदू हो, मुस्लिम हो या जो भी उनके राज्य में रहने वाले जो जिम्मी थे, उनके लिए भी ये कानून क्या होते थे, मान्य होते थे। फिर बाद में चल के ब्रिटिश काल में अगर देखा जाए तो 1843 के आसपास दास
जो प्रथा थी उसको एबालिश करने का काम भारत में किया गया। तो दास प्रथा जब एबालिश किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने, तो क्या हुआ, मुस्लिम विधि के तहत भी मुस्लिमों में क्या हुआ, यानी कि यह सबके लिए था। यानी कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा जो जितने कानून ले आए गए वह सभी धर्मों के लिए थे। उसके तहत फिर एक जाति भेदभाव निवारण अधिनियम था 1850 का, इसे कास्ट डिसेबिलिटी रिमूवल एक्ट 1815 कहा जाता है। ओके, फिर मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 एक लाया गया था। मुस्लिम विवाह विघटन अधिनियम 1939 ब्रिटिश गवर्नमेंट के द्वारा, इसके तहत भी क्या किया गया, जो भी तलाक सिस्टम था उसमें कुछ परिवर्तन करने का काम किया गया। यानी कि क्या था, या मुस्लिम जो पारिवारिक मैटर्स थे, वैवाहिक संबंध थे, उस पे चोट करने का काम ब्रिटिश सरकार के द्वारा किया गया कुछ मैटर्स में। बाद में चल के एक बहुत ही केस बहुत फेमस हुआ जिसमें साहबानों का केस, इसमें भी क्या था, यह भी ट्रिपल तलाक से रिलेटेड था। अभी हाल ही में 2019 का एक मैटर आया है जिसमें गवर्नमेंट ने क्या किया है, कानून बना के ट्रिपल तलाक के मैटर को एबॉलिश समाप्त करने का काम किया है। यानी कि अब जो भी मुस्लिम विधि व्यवस्था में ये भी व्यक्तिगत जो उनके पर्सनल मैटर्स थे उसमें धीरे धीरे जो वैसी रूढ़ियाँ थी, बुराइयाँ थी, उनको गवर्नमेंट क्या कर रही है, अब दूर करने का काम कर रही है। जो भी रूढ़िवादियों ने इसका बहुत बड़े पैमाने पे विरोध किया, लेकिन गवर्नमेंट ने क्या किया, इसको अप्लाई करने का काम कर दिया। तो धीरे धीरे जितनी भी बुराइयां हैं अब मुस्लिम धर्म में भी, उसको भी दूर करने का काम किया जा रहा है। तो ये रहा आपका मुस्लिम विधि के विकास का चतुर्थ कालखंड। ओके, चतुर्थ कालखंड से संबंधित ये रहा आपका वीडियो। अब हम लोगों ने मुस्लिम विधि व्यवस्था से संबंधित जो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड और फोर्थ एज रहा उसको हम लोगों ने पढ़ लिया। अब जो अगला वीडियो होगा, अब इस समय 1600 तक, यानी कि इसमें तुगलक सल्तनत एज के बारे में और ईस्ट इंडिया कंपनी के आने तक और कुछ बात का भी एक्सप्लेन किया गया। अब 1600 में जिस चार्टर एक्ट के तहत ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना होती है उसमें क्या रूल रेगुलेशन थे, उसके बाद ऐसे 1600 के बाद फिर 20 इयर्स या 15 इयर्स लेटर जो चार्टर एक्ट आते रहे। 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट से हैं, लेकिन इसके पहले भी कुछ चार्टर रहे जिनका एक्सप्लेन किया जाएगा टाइम टू टाइम। तो फिर ओके, तो धन्यवाद। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग मिलते रहें। हमारे चैनल को देखते रहिए, सब्सक्राइब करते रहिए और अगला वीडियो पाने के लिए बेल आइकन को क्लिक करिए। धन्यवाद।